नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रपति से की केजरीवाल की शिकायत। मनीष सिसोदिया के बयान से अफसर नाराज, नियम स्पष्ट करने की मांग। विलय से पहले जनता परिवार में सामने आए मतभेद। मांझी को साथ लाने के लालू प्रसाद के बयान से जेडीयू नाराज। कल 6 पार्टियों की होगी बैठक। गिलानी के पासपोर्ट मामले में पीडीपी बीजेपी में बढ़ी तकरार। गृह मंत्रालय ने कहा नियम के मुताबिक होगा फैसला। स्थायी समिति ने नेट निरपेक्षता को माना जरूरी। पहली बैठक में टेलीकॉम कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल। जल्द आएंगी सिफारिशें। और वायुसेना ने हासिल की नई उपलब्धि। सड़क पर उतारा लाखों विमान। चुनिंदा देशों में भारत शामिल। आइए देखते हैं पहली खबर। भारत अब उन देशों में शामिल हो गया है जो हाईवे पर भी लड़ाकू विमानों की लैंडिंग करा सकते हैं। रक्षा क्षेत्र में देश ने आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। वायुसेना के मिराज 2000 विमान को मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर उतारा गया। इसका मकसद आपातकालीन स्थिति में हाईवे को रनवे के तौर पर इस्तेमाल करना है। मिराज 2000 लड़ाकू विमान जैसे ही गुरुवार को मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर उतरा, वायुसेना ने एक नई उपलब्धि हासिल कर ली। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि वो अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी युद्धक विमानों की आपातकालीन लैंडिंग पर विचार कर रही है। देयर आर प्लान्स फॉर द फ्यूचर कि और ऐसे स्ट्रेच आइडेंटिफाई किए जाएं, कुछ और एक्सप्रेस हाईवेज आइडेंटिफाई किए जाए जहां पे इस तरह की अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो इस तरह की लैंडिंग की जा सकती है। इस अभ्यास के लिए वायुसेना के आगरा केंद्र ने तैयारियां की थी। इसके लिए हवाई यातायात नियंत्रण, सुरक्षा सेवा, बचाव वाहन, पक्षी निकासी दलों जैसी सुविधाएं तैयार की गईं। जानकारों के मुताबिक इससे लड़ाकू विमानों को दुश्मनों की मिसाइल से बचाया जा सकता है। During war, when you have to disperse your aircraft at various places where the enemy cannot reach it, or probably you are running short of runway, or you are trying to save the distance into the enemy territory, you want to decrease your flying time, so you place aircrafts on various runways and all close to the border. कई देश आपात स्थिति में सड़क को रनवे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए रोड रनवे टेस्ट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि किन सड़कों पर विमान उतारा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व एयर वाइस मार्शल कपिल काक साहब। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा कि ये जो लैंडिंग है इसका मकसद क्या है? किस चीज की टेस्टिंग है या फिर क्या इसका टारगेट? देखिए, मकसद तो बहुत ही सीधा है कि जब भी आपको आपातकालीन स्थिति आती है, इमरजेंसी आती है, किसी भी विमान को, लड़ाकू विमान हो, नागरिक उड्डयन विमान हो, तो अगर जहां वो जाना चाहते हैं वहां पहुंच नहीं पाते, एक इतनी आग लगी है विमान में, कोई ऐसी इमरजेंसी आई, तो आप लैंड करते हैं। दूसरी बात है कि जब भी आप एक युद्ध के माहौल में आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा इतनी बेसिस, एयर बेसिस है नहीं। अगर दुश्मन ने आपकी एयर बेसिस को लक्ष्य बनाया है और बिल्कुल तितर बितर कर दिया है, रिकवरी में वक्त लगता है, वो इंजीनियर्स आएंगे, रोड रोलर्स आएंगे फिर से रिकवरी के लिए, तो उसके लिए आप ये जो सड़कें हैं, राजमार्ग हैं, जहां भी आपने पहले डिसाइड किया हुआ है, नियंत्रण लिया हुआ है कि यहाँ पे होंगे, दूसरी जगह होंगे, तो वहां रिकवरी। तीसरी बात जो कविन जी की बात यह है कि अगर आपका परमाणु शस्त्रों का जो डिटरेंस है, वो तो ये तो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, राजनीतिक पुर्जे हैं, ये वॉर फाइटिंग पुर्जे नहीं है, तो मगर ये भी अनथिंकेबल एक अगर स्थिति आती है कि आपको निशाना बनाया गया है, तो हमारे डॉक्ट्रिन के पास तो हम पहले नहीं जाएंगे। तो जब आप रिटेलिएट करेंगे तो अगर आपकी बेसिस जहां से आप रिटेलिएट करेंगे उनको उन्होंने निशाना बनाया है परमाणु शस्त्रों से, तो कहां से रिटेलिएट करेंगे? तो मतलब वैसी गंभीर
इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति में आप इन विमानों को वहां से वेक्टर कर सकते हैं जहां भी ये लैंड किए। ये चौथी बात ये है कि हम तो अभी लड़ाकू विमानों की बात कर रहे हैं, तो अगर आपका एक ATR विमान जैसे 80 यात्री उस पर यातायात कर रहे हैं, तो उनके लिए अगर अचानक ऐसी एक आपातकालीन स्थिति आती है, ना तो वो वापस जा सकते हैं, लखनऊ से शुरुआत की है उड़ान की, ना तो आगरा पहुंच सकते हैं, तो आप मथुरा में लैंड कर दीजिएगा, आपके पास थे। मगर इसमें एक समन्वय की बहुत जरूरत। हमारा देश है ये समन्वय की स्थिति में बहुत कमजोर है। एक जो मंत्रालय है, उड़ान मंत्रालय, राष्ट्रीय हमारी रक्षा मंत्रालय, भारतीय वायुसेना, राज्य सरकार, ट्रैफिक पुलिस, इनको जब तक पूरी तरह से एक समन्वय का एक रास्ता ना मिले, प्री डिटरमिन, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के हैं, 1 घंटे में आप साजो सामान भेज सकते हैं। आपको याद होगा नेपाल में अभी कम भूकंप हुआ था, तो याद होगा 3 घंटे में विमान लैंड कर गया था वहां पे। अब सामान कहाँ से आया, क्रू कहाँ से लाया, विमान कहाँ से लाया, तो वो हमारे में क्षमता है भारत में, मगर वो क्षमता किसी काम की नहीं है जब तक कि आपके साइलोज हैं, अलग अलग साइलोज में काम होता है, कोई कॉन्वर्सेशन, बातचीत होती नहीं है। ये कहें कि कपिल काप साहब की अगर कोऑर्डिनेशन हो तो न सिर्फ ये फाइटर प्लेन की बजाय ये छोटे यातायात में विमान इस्तेमाल होते हैं, अगर उनको कोई इमरजेंसी लैंडिंग करनी है तो हम इस तरह के स्ट्रेच डेवलप कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं जहां पर उनको लैंड कराया जा सके। इसमें कोई शक नहीं है कमिन जी, क्योंकि बात यह है कि अगर आपका एक 320 एयरबस है, अगर आपको लगता है कहीं कहीं ऐसी जगह हैं वहां पे सिर्फ मजबूत करना है, जिसे हम वायु की लैंग्वेज में लोड क्लासिफिकेशन नंबर कहते हैं, मतलब वो जो भी सड़क है उस पे वो इतना वजन आना चाहिए। लड़ाकू विमान का वजन उतना नहीं होता है, मगर एयरबस का तो काफी होगा, 140 150 ज्यादा होगी। नहीं, विड्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, विड्थ तो काफी है, 50 मीटर में काम चल जाता है। ये तो 50 मीटर सारी हमारे राजमार्ग जो है 50 मीटर में, मगर उसका वजन क्या वो संभालेगा। तो कहीं कहीं आप अगर ऐसा भी करें तो आपका एयरबस भी लैंड कर सकता है, मगर इस पे क्रिएटिव तरीके से इंस्टीट्यूशन ने सोच विचार करना है। अब हमने देखिए यूरोप में क्या होता है, अगर राजमार्ग बनता है तो एयरबेस के साथ बनाया जाता है, मतलब कोऑर्डिनेशन इतनी है। यहाँ आपके प्राइवेट सेक्टर ने दिल्ली आगरा की जो राजमार्ग बनाया है, सुपर हाईवे बनाई है, किसी से बात नहीं की। क्या उन्होंने उड़ान मंत्रालय से बात की, वायुसेना से बात की, रक्षा मंत्रालय से, या रक्षा मंत्रालय और वायुसेना और उड़ान मंत्रालय, प्रधानमंत्री के ऑफिस ने उनको कहने से कहा है पहले बनाने से पहले, भैया ख्याल रखना आगरा के सामने ऐसा होना चाहिए और मथुरा के सामने ऐसे होना चाहिए। ये कोई काम नहीं है, एक साइलो ने काम कर दिया, बन गया, अब बना है, अब कहते अच्छा राजमार्ग है, क्यों इस पर रनवे बना? आप करेंगे प्री कोऑर्डिनेशन नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इस पर कोई शक नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर प्रधानमंत्री मोदी अगले 4 साल में वो कोऑर्डिनेशन समन्वय लाएं ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन स्थितियों को सामना करने के लिए, तो देश काफी आगे बढ़ सकता है, जल्दी बढ़ सकता है। क्या दुनिया के दूसरे देशों में इस तरह की तकनीक इसी के आसपास या कई वर्ष पहले उन लोगों ने ट्रायल किया और वो लोग सक्सेसफुल रहे? 70 साल हो गए हैं दूसरे विश्व युद्ध में, मगर उनके खून में वो युद्ध का जो एक जज्बा है, आम नागरिक को है और फौजियों को है। जो समन्वय है वो दिल का समन्वय है, तो वहां पे ये इतना अच्छा चल रहा है 70 साल के बाद। हमारी युद्ध तो कब हुई है, चीन की तो 62 में हुई थी, अब हाल ही में कारगिल हुआ है, मगर क्या आपके जो नागरिकों का सोच विचार, सेनाओं का सोच विचार बिल्कुल अलग अलग है। इसीलिए आपके जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं, आप जानते हैं जनरल वीके सिंह तो अब मंत्री बने हैं, आपको याद होगा यूपीए सरकार में कितनी मतलब अनबन रही थी रक्षा मंत्रालय की और वायु से और उस वक्त थल सेना की। तो जब तक आप ये समन्वय नहीं बढ़ाते कविन जी, बहुत मुश्किल है। ये एक आप सफलतापूर्वक हुए हैं, जैसे कहते हैं वन शॉट सक्सेस हुई है, इसको अगर आप इनको एक तरीके से एंकर करेंगे हमारी रक्षा, सुरक्षा और डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, तो बहुत आगे जा सकते।
एक आखिरी सवाल सर, क्या पड़ोसी देशों की अगर मैं बात करूं, वहां पर इस तरह की तकनीकें हैं, वो लोग पहले से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर हम कहीं से आगे खड़े हैं? ये कैबिन जी यही तो बात कह रहे हैं। पाकिस्तान ने 2000 में ये किया है। पाकिस्तान छोटा सा देश 2010 में लड़ाकू विमानों को इस्लामाबाद, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर की हाईवे भी करते, और हम यहाँ बड़े एक्साइट हो गए हैं। मैं कहना चाहता हूँ यूरोप में तो ये रूटीन है, सामान्य स्थिति, वो हमेशा मतलब परीक्षण करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, रिहर्सल करते हैं, और यूरोप में कोई युद्ध नहीं है, कोई खतरा नहीं। यहाँ पे तो हमारे 2 खतरे हैं बड़े सुरक्षा में। क्या खतरा है यूरोप का, मगर रोज करते हैं। चलिए आप करेंगे देरी से आए लेकिन तेजी के साथ आगे बढ़े, कोऑर्डिनेशन हो, यही सफलता की कुंजी। कपिल का साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, धन्यवाद जी। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, सुन, मेक इन इंडिया। A far-reaching reform program. It could be government's most ambitious program yet. India's attempt to lift output and create jobs. But can the government walk the talk? What our special program? Make in India. Realities beyond the dream. Only on Rajya Sabha television. दिल्ली में सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवाद, आपस में बातचीत से क्या निकलेगा समाधान? देखिए पहली खबर, केंद्र की सलाह, आज रात 8 बजे। It's one of the most talked about piece of ordinance in recent times, with farmers on one side and the industry on the other. The government is caught in the middle. How has the ordinance actually managed to get the 80% consent clause? Because the word uses infrastructure, it means that for all projects there will be no consent. Watch the Land Ordinance 2015 this Saturday at 6:30 p.m. on Law of the Land, only on Rajya Sabha TV. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें झारखंड में सिंदरी खाद कारखाना फिर से शुरू करने का फैसला किया गया। इसमें करीब 6000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और कैबिनेट के और फैसलों के बारे में और बातचीत करते हैं, हमारे सहयोगी विशाल दहिया इस वक्त जुड़ चुके हैं। विशाल, खाद कारखाना की साफ तौर पर यूरिया को लेकर मैं कहूं कि बड़ी क्राइसिस रही है और सरकार सवालों के घेरे में रही है, शायद उसके तहत ये बड़ा फैसला है, और इसके अलावा क्या कुछ अहम फैसले रहे? जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण फैसला कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी कैबिनेट ने 2 या 3 जो यूरिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं उनकी रिवाइवल के लिए फैसला लिया था। और आज जिन 2 प्लांट्स की बात की जा रही है, कैबिनेट ने जो फैसला लिया है, सिंदरी जो झारखंड में है, वहां पर जो यूरिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो एक तरीके से देखा जाए तो आजाद भारत का सबसे पहला PSU था, उसको रिवाइव किया जाएगा। लगभग 6000 करोड़ की लागत आएगी। इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BVFCL है, उसकी भी फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है। और इसमें खास बात यह है कि वहां जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनमें से किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, और इस फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग को एक ग्लोबल टेंडरिंग के हिसाब से, जिसमें एक ज्वाइंट वेंचर होगा, आसाम सरकार का भी उसमें हिस्सा होगा, BVFCL का लगभग 11% हिस्सा रहेगा, और तो इस तरीके से किया जाएगा। और ये सब रिवाइवल प्लान्स जो सरकार ने तय किए हैं, वो रिवाइवल प्लान्स जब पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद सरकार का यह अनुमान है कि लगभग 65 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन देश में हो पाएगा, जो कि इस वक्त जो यूरिया की खपत है लगभग 50 से 55 लाख के बीच में है। तो यानी कि यूरिया की जो जितनी मांग है उस मांग को पूरा किया जा सकेगा। जो देशी कारखाने हैं यानी कि जो देश में जो यूरिया बनाने के कारखाने हैं उनसे ही इस मांग को पूरा किया जा सकता है। शुक्रिया विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए।
उधर जनता परिवार के दलों की कल होने वाली बैठक से पहले ही दलों के बीच मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को 6 दलों वाले महागठबंधन का हिस्सा बनाने की वकालत की है, जिसने जेडीयू को नाराज कर दिया है। लालू यादव का मानना है कि बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन में मांझी कारगर साबित हो सकते हैं, लेकिन जेडीयू को मांझी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। हालांकि 6 दलों वाली जनता परिवार के विलय का मामला भी काफी वक्त से अटका हुआ है। नीतीश कुमार की मांग पर ही बतौर अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने ये विलय समिति की बैठक बुलाई है। जेडीयू बिहार चुनाव से पहले विलय चाहता है, लेकिन हाल ही में समाजवादी पार्टी के रुख से बिहार चुनाव के पहले विलय की जो मसौदा है वो फिलहाल खटाई में पड़ता नजर आता है। दिल्ली में जारी गतिरोध के बीच आज बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि केंद्र जल्द ही इस विवाद को सुलझाने की पहल कर सकता है। इस बीच उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग की तरह है और हमने इस पर रोक लगा दी है। उप मुख्यमंत्री के इस बयान पर आईएएस एसोसिएशन ने भारी नाराजगी जताई। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते से जारी गतिरोध के बाद दिल्ली के प्रशासन में नियमों की स्पष्टता की मांग तेज हो गई है। आईएएस एसोसिएशन की बैठक में सीएम और एलजी के बीच विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया। बैठक में तय किया गया कि अधिकारी इस विवाद में पक्षकार बनने से बचें। अफसर अपनी ड्यूटी निर्भयता से, इम्पार्शियलिटी से उसको पालन कर सके। इस बीच उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ये कहकर नौकरशाहों को और भी नाराज कर दिया कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग की इंडस्ट्री चल रही है। हम वही कर रहे हैं जो संविधान में लिखा हुआ है, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे हैं और संविधान ने मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को जो अधिकार दिए हैं हम उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि बातचीत से ही इस विवाद का हल निकल सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि राष्ट्रपति उन पर गौर करेंगे और उनको बदलवाने का प्रयास कर सकते हैं। पर आप बताएं ना, ये हटाएं, इससे हमें ये दिक्कत आ रही है। जो बेसिक व्यवस्था है वो तो कोई नहीं बदल सकता। हर एक यूनियन टेरिटरी में जो चुनाव आता है आदमी, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, एमपी हो, जो भी हो, उसके अनुसार पावर उसके हाथ पे आनी चाहिए, क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधि है। इस विवाद के बीच गुरुवार को बीजेपी नेता भी राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। दिल्ली सरकार ने अपने अधिकारियों को राय दी है कि वे उपराज्यपाल सचिवालय से आए हर आदेश को आंख मूंद कर न माने। इससे पहले मुख्यमंत्री, एलजी और गृह मंत्री समेत कई नेता राष्ट्रपति से मिलकर अधिकारों की इस लड़ाई में हस्तक्षेप की मांग कर चुके हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के पासपोर्ट मामले में नियमों के मुताबिक फैसला होगा। गृह मंत्रालय का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब इस मामले में राज्य की पीडीपी बीजेपी की सरकार के रुख अलग अलग दिखते हैं। हालांकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे विपक्षी दलों ने बीजेपी और पीडीपी पर राजनीति करने के आरोप लगाए। हुर्रियत के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के पासपोर्ट के विवाद के बीच गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि पासपोर्ट के आवेदन की जांच गुण दोष के आधार पर होगी। Same verifications, whether they be the security verifications or the intelligence verifications, will be applicable to Mr. Gilani as to anybody else. And therefore, anything found objectionable would be applicable to him as much to anybody else. लेकिन इस मुद्दे पर जम्मू कश्मीर की पीडीपी और बीजेपी की सरकार में मतभेद साफ नजर आ रहे हैं। कश्मीर में जो है वो आप पाकिस्तान के झंडे लहराएंगे, आप अलगाववाद की भाषा बोलेंगे, आप कहेंगे कि कश्मीर को भारत से अलग करो, हिंदुस्तान मुर्दाबाद करेंगे, अलगाववाद और आतंकवाद जिंदाबाद करेंगे। ये चल नहीं सकता। नॉन इशू, इन फैक्ट इट वाज, आई डोंट नो, सम वेस्टेड इंटरेस्ट वांटेड टू मेक एन इशू आउट ऑफ इट। हालांकि विपक्षी दलों का कहना है कि राजनीतिक फायदे के लिए इस विवाद को बेवजह उलझाया जा रहा है। The MOS home has clearly given the indication that this is purely an opportunistic call for political survival.
They are playing politics with it's not a big problem, it's not an issue. He was asking for the passport and this is absolutely foolish. दरअसल गिलानी को सऊदी अरब जाना है और इसीलिए उसने पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। अलगाववादी नेता गिलानी का पासपोर्ट 1981 में जब्त कर लिया गया था, लेकिन 2007 में चिकित्सा कारणों से अमेरिका जाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें 1 साल के लिए तत्काल पासपोर्ट मुहैया कराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नेट निरपेक्षता के मुद्दे पर संसद की स्थायी समिति अपनी सिफारिशें जल्द ही संसद में पेश करेगी। इस मुद्दे पर स्थायी समिति ने टेलीकॉम कंपनियों के प्रतिनिधियों के अलावा कई पक्षों के साथ आज बैठक की। नेट निरपेक्षता के मुद्दे पर ग्राहकों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति सभी संबंधित पक्षों से चर्चा कर रही है। इस सिलसिले में गुरुवार को समिति के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर की अगुवाई में बैठक की गई। इसमें वोडाफोन, एयरटेल और आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। पार्लियामेंट का पूरा हक बनता है सवाल पूछने के लिए और उस तौर से हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे उन सवालों का जवाब देने के लिए। अब जैसे ही कमेटी उचित समझते हों, अगर हमें दोबारा बुलाना है अगले हफ्ते में, अगले महीने में, जब भी, हम लोग तो तैयार हैं। संसद के बजट सत्र में नेट निरपेक्षता खत्म करने की कोशिशों की निंदा तमाम दलों ने की थी। समिति के सदस्य पी करुणाकरण ने स्पष्ट किया कि नेट निरपेक्षता के मामले पर समिति के सदस्यों में एक राय है। We have made an agenda on this issue and we have given notices to the stakeholders. This IT committee has taken this issue first. Then it has become an issue. In the Rajya Sabha there was the calling attention. In Lok Sabha there is 193. So that discussion is going on. The main issue with regard to this is that the common people has to get the benefit. दरअसल नेट निरपेक्षता में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की ओर से बिना भेदभाव के सभी वेबसाइट पर जाने की आजादी शामिल है। दूरसंचार नियामक ट्राई ने इस मुद्दे पर बहस के लिए पिछले दिनों परामर्श पत्र जारी किया था। हालांकि सरकार संसद में साफ कर चुकी है कि वो बिना भेदभाव के सबको इंटरनेट सेवाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच बाणसागर बांध से पानी छोड़ने के विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने आज बैठक बुलाई। उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को भुगतान करने के बाद भी अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में केंद्रीय जल आयोग से अनुरोध किया था कि वो मध्य प्रदेश सरकार को अगले 2 महीने 2000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दें। गर्मी और बरसात की कमी के चलते उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर में पेयजल की किल्लत है। बाणसागर बांध से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को पानी मिलता है। जो अनुबंध है उनके अनुसार पानी दिया जाए, उत्तर प्रदेश का पानी न रोका जाए। अगर पानी उत्तर प्रदेश का नहीं खोलते हैं तो हम भी सोचेंगे हमको भी मध्य प्रदेश का पानी रोकना पड़ेगा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है और इस मौके पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। दिल्ली में उनके समाधि स्थल वीरभूमि पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूरे परिवार के साथ श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 24वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। उनके समाधि स्थल वीरभूमि पर राजीव गांधी की पत्नी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, बेटे राहुल गांधी, बेटी प्रियंका ने भी समाधि पर पुष्प अर्पित किए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया और राजीव गांधी के भाषण का ऑडियो टेप भी सुनाया गया। You have to step out, accept the challenge and do something. I think that must be part of being the younger generation at any phase in our history. Innovation, another thing that the young must strive for. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अपनी श्रद्धांजलि दी है।
राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ। वे 1984 से 1989 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। साइबर क्रांति और पंचायती राज व्यवस्था समेत कई क्षेत्रों में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक चुनावी रैली में आत्मघाती हमले में उनका निधन हो गया था। राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर पूरे देश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।